अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने हैं और इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद यानी तारीख के ऐलान के बाद सियासी जमातों का मुतहर्रिक होना, मेल मिलाप करना, ये सब अब हमको नज़र आएगा। आज हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो काफ़ी बिजी नज़र आए। पंजाब में ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर पर उनसे मुलाकात की, बल्कि मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात हुई और इसी तरह लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फाउंडर जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई। इसके बाद एक एलामिया भी जारी किया गया यूएस एम्बेसी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के हवाले से बातचीत हुई। लोगों को ये हक देना कि वो अपनी मर्जी से अपने लीडरान को चुन सकें, इस पर बात हुई। और साथ में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, ट्रेड ताल्लुकात और वैसे भी जो ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से भी बातचीत हुई है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इसके हवाले से खुसूसन तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने लिखना भी शुरू कर दिया है कि क्या वजह है कि कल हमने ये कहा, यानी इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो अमेरिका में डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जो है वो एक केस दायर करेंगे। और आज हम देखते हैं कि अमरीकी सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं उनकी मेल मिलाप शुरू हो जाते हैं। क्या इसके पीछे कुछ है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। बहरहाल एक तरफ जहाँ ये हो रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खिताब कर रहे हैं और उन खिताब में हमने देखा है कि इस वक्त निशाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। खुसूसन नवाज शरीफ साहब की बलोचिस्तान में जिस तरह से इलेक्टेबल्स शामिल हुए, जिस तरह से सिंध में सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है, और बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिलेक्शन का हवाला भी दे रहे हैं और कहते हैं कि अब की दफ़ा सिलेक्शन कबूल नहीं किया जाएगा। नून लीग पर भी काफ़ी तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त मुखालिफ जमातें हैं वो भी इस तासुर को तक़वियत दे रही हैं। आज इस हवाले से बात करेंगे कि नून लीग इस तासुर से किस हशान है, किस तरह से इसको ज़ायल करेगी। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एहसन साहब, जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग में शमूलियत हो रही है, वैसे वैसे आवाज़ें आ रही हैं सिलेक्शन की, लाडला 2 की। इस तासुर को किस तरह से आप लोग ज़ायल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और पीटीआई की क़यादत का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को एक नफसियाती बरतरी खुद अपनी ज़बान से दे रहे हैं। हम सब इलेक्शन लड़ते हैं और जो हम इलेक्शन के असूल जानते हैं कि जिस शख्स की इलेक्शन में अगले रोज़ ज़मानत भी ज़ब्त होनी होती है, वो भी एक रात पहले यही कह रहा होता है कि इलेक्शन तो मेरी जेब में पड़ा है, बाकी सब जो है उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। तो जब एक फरीक सियासत में और इंतखाबी सियासत में अपनी जबान से ये खुद कहना शुरू कर दे कि मेरे मुखालिफ फरीक को जीत हो जाएगी या वो इलेक्शन में उसको आगे लाने के लिए कोशिश की जा रही है, वो कामयाब हो रहा है, तो फिर वो खुद अपनी नफसियाती शिकस्त को तस्लीम भी कर रहा होता है और उसके वोट भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये, मुझे नहीं पता किसने सबक पढ़ाया है पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को, जिसने भी पढ़ाया है इसमें हमारा बहुत फायदा है और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि एक ये नफसियाती बदएतमादी से ज्यादा इसकी कोई और हकीकत नहीं है, जिसमें वो लोग नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद से गिरफ्तार हैं। शायद पीपल्स पार्टी को ये ख्याल था कि 2018 में जैसे नवाज शरीफ साहब को पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पनामा जैसे झूठे केस में बाहर किया, जिससे उनको मैदान साफ मिला, अगर अब वो मैदान उनको साफ नहीं मिल रहा, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, तो शायद उससे वो थोड़े से घबराए हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी? जी, आपको मालूम है कि जो पनामा केस था वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ने उसको सपोर्ट किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। अच्छा, तो एहसन साहब चलें, ये तो बात हो गई कि आपने कहा कि एक तरह से ये नफसियाती बरतरी आपको हासिल हो रही है, लेकिन आप भी जानते हैं 2018 में आपके शिकवे शिकायत भी थे कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो किंग्स पार्टी भी होती है और सिलेक्शंस भी होती हैं, अगर बड़े पैमाने पे ना हो तब भी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल होता है। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इस किस्म के कोई मामला इस्टेब्लिशमेंट के नहीं हैं?
जी, बिल्कुल कतन हम अगले इंतखाबात में अवाम की ताकत से अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी हासिल करेंगे और मुस्लिम लीग नून का हम्म। अवाम के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की जिस कदर पाकिस्तान में किरदार कुशी हुई है, 93 में जब उन्हें डिसमिस किया गया तो कितनी किरदार कुशी की गई। उसके बाद जब 99 में मार्शल लॉ लगा तो मुसलसल जनरल मुशर्रफ ने 7 साल कितनी उनकी किरदार कुशी की। इसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी का दौर आया उसमें भी ऑपोजिशन में उनकी किरदार कुशी हुई और फिर बिलखसूस 2017 में उनकी नाअहली से पहले जो एक पूरी साजिश की गई थी उसने और फिर इमरान खान साहब के 4 सालों में मुसलसल उनकी किरदार कुशी की गई और आप देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि जो गुज़श्ता 4 इलेक्शन हुए हैं उनमें से 3 इलेक्शंस में उनको हिस्सा लेने नहीं दिया गया। तो इस वक्त अगर कोई शिकायत जमात कर सकती है या किसी को अगर शिकायत हो तो वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब हैं कि जिनको पिछले 4 इलेक्शनों में से 3 इलेक्शनों में जबरदस्ती बाहर रखा गया और इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लेने दी गई उन्हें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो खुद कह चुकी है कि जो हमने तजुर्बा किया था 2018 में वो हमें इतना महंगा पड़ा है कि अब आइंदा हमने ये बहसियत इदारा फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, जिसको हम वेलकम करते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फैसले दिए हैं उसने भी पार्लियामेंट के एहतराम को तसूल को तस्लीम किया है और ये भी एक बहुत खुशाइंद बात है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, जो मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, मुल्क के सियासी मसाइल हैं, मुल्क जिस कदर पोलराइजेशन का शिकार है, अब हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बजाय इंटरनल कोलैबोरेशन पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम किस तरीके से सियासत में भी और रियासत की सतह पर भी इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, एक पॉजिटिव सिनर्जी पैदा करें ताकि एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड हम ले सकें। अच्छा, तो एहसन साहब लेकिन देखिए जिस तरह से बलूचिस्तान का दौरा किया, बाप पार्टी से लोग जो है वो शामिल भी हुए मुस्लिम लीग नून में और इसके अलावा भी जाहिर है बाप पार्टी से मुलाकात हुई, इस पर तनकीद तो होगी ना कि इलेक्टेबल्स, अब आप लोग जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक तो कहते हैं कि इलेक्टेबल्स टोकरियों में जो है एस्टैब्लिशमेंट की हैं और वो नून लीग की टोकरी में अब डाले जा रहे हैं और 2018 और 24 में कोई फर्क उन्हें नजर नहीं आ रहा। देखिए बात यह है कि जो मखसूस इलाके हैं जहां पर आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं वो हमेशा अपने फैसले आने वाले वक्त के तहत करते हैं। यही इलेक्टेबल्स जब इनको नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून की बजाय अब इमरान खान साहब को जबरदस्ती लेकर आया जाएगा तो उन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ दिया और आज इन इलेक्टेबल्स को या आज़ाद लोगों को नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है कि अगले इलेक्शन में अगर इन्हें आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने दिया गया तो ये अपनी खोई हुई जो मुकाम है उसको हासिल करेंगे और मुमकिना तौर पे आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। तो ये फितरी बात है अगर वो मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर कोई भी सियासी जमात मुनज़्ज़म नहीं, मजबूत नहीं, ये लोग अपनी इनफरादी हैसियत में अपनी नशिस्तें जीतते हैं, इसीलिए इनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है। तो इनको कोई जोर से जबरदस्ती से तो नहीं लेकर आ रहा, वो अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करते हुए समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ वो शामिल होंगे तो वो अगले जो सेटअप है उसके अंदर अपने इलाके के लिए, अपने सूबे के लिए बेहतर हक और हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से ये मामला इतने खराब कैसे चल रहे हैं एहसन इकबाल साहब? क्योंकि माजी की जो आपकी हुकूमत थी इत्तेहादी, उसमें आप लोग कहते थे कि एक साथ बोझ उठा रहे हैं, व्हाट एवर फेलियर्स हैव हैपेंड, राइट? लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैटेगोरिकली कहते हैं महंगाई लीग। आज तो बल्कि उन्होंने जो पेशावर में अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने कहा वोट को इज्जत भी नहीं देनी आती, गवर्नेंस भी नहीं करने आती, ये महंगाई लीग बन चुकी है। और अपने उसका उन्होंने कहा कि उन्हें फख्र है on the portfolio that he had and the work that he's done. देखिए मैं कोई तलखी की बात नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर पाकिस्तान का आइन समझें तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये असूल लिखा गया है कि जो काबीना होती है, काबीना इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
काबीना जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है और हर वजीर काबीना के हर फैसले का जिम्मेदार होता है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस हुकूमत के किसी फैसले से इख्तलाफ था तो बहुत अच्छा होता कि आज वो महंगाई लीग का ताना मारने की बजाय उस वक्त इतनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते कि वो काबीना से इस्तीफा देकर अपने असूली मौकफ को अवाम के सामने पेश करते। हकीकत यह है कि वो हुकूमत के आखिरी दिन तक हुकूमत के साथ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने हर फैसला अपने हलीफ जमातों की मुशावरत के साथ और इत्तेफाक राय के साथ किया है। उस हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। अब अगर वो आकर उससे फासला करना चाहती है तो ये एक जिम्मेदार सियासत नहीं है। वो सियासत खेल सकती है लेकिन उससे उसका इमेज जो है वो कोई मजबूत नहीं होगा। लोगों की नजर में शायद उनकी मैच्योरिटी वाजे होगी। और अगर गवर्नेंस की बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे अदब से कहना चाहूंगा कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीनों ने पिछले 10 सालों में 3 सूबों पे हुक्मरानी की है। क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को कह सकती है कि हम पाकिस्तान को कराची जैसा कर देंगे? क्या पीटीआई पाकिस्तान के अवाम को कह सकती है कि हम पाकिस्तान को पेशावर जैसा कर देंगे? मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ पाकिस्तान के अवाम को कह सकती है कि हम पाकिस्तान को लाहौर जैसा कर देंगे। तो लिहाजा गवर्नेंस किसकी कैसी है ये सब कौम के सामने है कि किसने अपने दौर में कितने तरक्याती मंसूबे बनाए, किसने मुल्क की अवाम की खुशहाली के लिए काम किया। लिहाजा ये तकरीरों के साथ अवाम के दिलों को नहीं बदला जा सकता। क्योंकि बिलखसूस पंजाब में जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, चप्पे चप्पे के ऊपर मुस्लिम लीग नून के मंसूबे मौजूद हैं। और इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर पंजाब के बाहर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने बड़े बड़े मंसूबे अपने दौर में शुरू किए हैं। तो लोग जानते हैं कि हमारी जमात तरक्की की जमात है। अच्छा, तो ऐसा मुझे ये बताइएगा कि देखिए ऑन रिकॉर्ड अब नवाज शरीफ साहब ने जिक्र भी किया जो पिछली हुकूमत, अगर आप लोग जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसके बाद ये भी इरादा था कि जाहिर है कि असेंबलियां डिसॉल्व की जाएं। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा, स्पीच सब तैयार कर ली थी, लेकिन उस इमरान खान साहब की उस जो उन्होंने धरना देना था और मार्च करनी थी, उसकी वजह से इस हुकूमत को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ गया और वो इरादा तर्क किया। इज दैट राइट? जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब ने जैसे बताया कि ओरिजिनल प्लान यही था कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है तो हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने धौंस दी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एज इफ उनके दबाव में हुकूमत को वो घर भेज रहे हैं, तो उसके बाद फिर यही फैसला हुआ कि हमने ब्लैकमेलिंग के आगे सिरनगू नहीं होना। अगरचे सामने मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का चैलेंज भी कबूल करेंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 16 माह के अंदर कामयाबी के साथ उस चैलेंज को पूरा किया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट को भी बचाया, IMF के उस प्रोग्राम को जो कि पीटीआई की हुकूमत बहुत सख्त शराइत पे कर गई थी और खुद ही उन शराइत से निकल गए। मुल्क को मजीद दबा दिया था, तो उनको भी हमने प्रोग्राम को रिस्टोर किया। एहसान इकबाल साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है एहसान इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वजीर। एहसान इकबाल साहब, अगर वो ना अनाउंस करते और इलेक्शंस की तरफ आप चले जाते तो क्या मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात आप लोगों के लिए बेहतर होता? बिकॉज आप लोग बार बार ये कहते रहे कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया। एंड अगर इस वक्त आप ज़रूर कहें कि फ़िज़ा बनी हुई है, लोग खुश हैं, लेकिन क्या पंजाब में आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है? देखिए, नहीं, इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो सबसे मजबूत और बेहतर है अल्लाह के फजल से, क्योंकि लोगों को हमारी कारकर्दगी का पता है। और पिछले जो 5 साल हैं उसमें लोग जानते हैं कि जो हमारे 16 माह थे, हम इमरान खान साहब के जो बखेरे हुए कांटे हैं वही चुकते रहे हैं। और अगर हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाते तो यकीनन हमें इमरान खान के 4 साल की जो मिस गवर्नेंस थी, जो मुआशी बदहाली करके गए थे, उसका बोझ ना उठाना पड़ता। और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी मुल्क को बचाने के लिए,
तो इसके बावजूद कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि हमने 16 माह के अंदर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर गए हैं। आज आप देखिए कि मुल्क के तमाम इशारे मुस्तहकम हो रहे हैं। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता एक रिकवरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान टर्न अराउंड हो रहा है और यही सफर है जिसको जारी रहना चाहिए अगले 5 सालों में, ताकि हम दोबारा इस तरह के किसी मुआशी बहरान का शिकार ना हो। अच्छा, एक सियासी सवाल और उसके बाद मैं चलूंगी जरा मईशत की तरफ, क्योंकि कुछ चीजें जो अभी SIFC कर रहा है उस पर आप जरूर बेहतर तौर से कमेंट कर सकते हैं। ये बताइए कि एहसन इकबाल साहब, आप नहीं समझते तहरीक इंसाफ भी वजह है इस मामले में? 9 मई में जो हुआ उसकी सब मजम्मत करते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ दी जा रही है उनको? और अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होने के बावजूद उन्हें पार्टिसिपेट ना करने दिया गया, तो सवाल तो फिर आप लोगों से होंगे, लेजिटिमेसी पे होंगे इलेक्शंस की। देखिए, PTI जिस मुकाम पे आज खड़ी है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी आपके सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान साहब को और PTI को खुद अपने गिरेबान में झांकना होगा कि उनके जो फैसले हैं वो किसने कहा। क्या मुस्लिम लीग नून ने या एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद आप असेंबलियों से बाहर आ जाएं? अगर वो असेंबलियों में बैठे रहते तो हुकूमत को जरूर टफ टाइम मिलता और फ्री हैंड ना मिलता। उनको किसने मशवरा दिया था कि वो अपनी ही हुकूमतें पंजाब और KP के अंदर अपने हाथों से कुल्हाड़ी चला के खत्म कर दें? मैं यकीनन सलाम करना चाहता हूं इमरान खान साहब की अकल और दानिश को कि जिसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की इतनी शानदार मिसाल कायम की। उसमें आप लोग शामिल थे एहसन इकबाल साहब। लोग बार बार कहते थे कि तोड़ देना अपनी हुकूमत अगर इलेक्शन करवाने, लेकिन ना हुए। हम तो एज ऑपोजिशन उनको यकीनन ऐसे बात की तरगीब देंगे कि जिससे वो खाई में गिरेंगे, और यही काम होता है ऑपोजिशन का कि वो आपको खाई में गिराने की, आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है। और ये उनका फर्ज था कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते, अपने दिमाग से काम लेते, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को एक मुश्किल में डाल दिया। फिर 9 मई का जो वाकया है, वो किसने उन्हें मशवरा दिया था कि वो जिना हाउस को जलाएं, फौज की तनसीबात पे हमले करें, शोहदा की यादगारों को मस्मार कर दें? फिर 9 मई ही नहीं, आप देखिए 9 मई से लेकर आज तक मुसलसल PTI बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासत के इदारों के खिलाफ ऐसी घिनौनी मुहिम चला रही है जैसी घिनौनी मुहिम पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं चला सकते। तो हमने भी 2 मार्शल लॉ का सामना किया है। पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का किया, हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन कभी किसी ने पाकिस्तान की फौज या रियासत को निशाना नहीं बनाया था। हमने डिक्टेटर को जरूर निशाना बनाया, लेकिन कभी किसी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया था। अच्छा। और PTI ने जिस तर्ज सियासत को अपनाया है, उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाया, अमेरिका में जाके भीख मांगी कि आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएं, आप IMF का प्रोग्राम बंद कराएं, आप पाकिस्तान के वीजे बंद करें। लेकिन पूरी जमात जिस तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी है 9 मई के बाद, सब तो नहीं थे उस वायलेंस के अंदर शामिल। कौन सड़कों के ऊपर के नहीं निकला था? लेकिन PTI ने उन हालात का सामना नहीं किया जिन हालात का 4 सालों में हमने सामना किया है। तो क्या मैं आपके सामने बैठा हूं कि मैंने गोली भी खाई थी और मैंने 2.25 महीने उस काल कोठरी में भी काटे थे, जिसके कहीं करीब अब आजकल इमरान खान साहब हैं बेगुनाह एक झूठे मुकदमे में। ना मैंने सियासत छोड़ी, ना अपनी पार्टी छोड़ी, ना अपने लीडर को छोड़ा। तो PTI के तो ज्यादातर लोग अभी जेल में भी नहीं गए, वो सारे के सारे टाई फिश हो गए हैं। और जो एक मुहावरा होता था कि रेत का किला, अब तो लोग कहते हैं कि PTI का किला, उससे भी एक नया मुहावरा बन गया है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं इनको कॉबल अप किया गया था। ये कोई फितरी पार्टी नहीं थी। ये 2017 में जो इमरान प्रोजेक्ट था, उसके लिए इन लोगों को चुन के दाएं बाएं से नीले पीले गुलाबी लोग जो हैं इकट्ठे किए गए थे। जो ही हुकूमत खत्म हुई, थोड़ी सी गर्म हवा आई, ये सब तितर बितर हो गए। तो ये तो इनकलाब लाने वाले लोग थे, ये तो इनकलाबी थे सारे। तो वो कहाँ गए इनकलाबी? सब इनकलाबी कानों को हाथ लगा के
कोई कहता है मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, कोई कहता है मैंने सियासत ही छोड़ दी है। हम सब यहाँ मौजूद हैं। ठीक, आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सब के साथ आप सही कह रहे हैं कि आप लोग खड़े रहे, डटे रहे। उनमें अभी भी कुछ शामिल है ना। चौधरी परवेज इलाही को देखे, वो तो मतलब जितनी मर्तबा उनको जमानत मिलती है फिर गिरफ्तार हो जाते। इसी तरह वो खवातीन जो कि जेलों में 6 महीने से हैं, वो भी बयान नहीं बदल रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, वो भी भुगत रही हैं। तो अभी भी कुछ लोग तो होंगे ना, हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं एहसन साहब जो डटे रहते हैं। लेकिन वो देखिए ना, असल बात तो ये है कि वो सफ़े अव्वल की क़यादत वो कहाँ है कि क्या इनकलाब तो क़यादत ने लेकर आना था ना। वो जो सारे वजीर थे, वो जो सारे एमएनए थे, वो जो सारे एमपीए थे, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 90% जो एमपी हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। पंजाब के अंदर 90% उनकी पार्टी उनको छोड़ के जा चुकी है। सिंध के अंदर सारी जा चुकी है। यकीनन इसका फायदा इलेक्शन में आप लोगों को होगा, बिकॉज अगर वो पार्टी इंटैक्ट रहती तो फिर एक पंजाब में एक अच्छा मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन में नजर आता। अब क्योंकि पार्टी तितर बितर हो चुकी है तो बेनिफिट मतलब फायदा तो आप लोगों को होगा ना इलेक्शन में इसका। जी देखिए, वो तो जब आपका मुखालिफ कमजोर होता है तो यकीनन उसका फायदा आप उठाते हैं और आपको मिलता है। और अब अगर पीटीआई जो है इस मुकाम पे खड़ी है, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी उनके अपने फैसलों पर है, उनकी अपनी तर्ज सियासत पर है, उनके अपने चुनाव पर है। देखिए उस्मान बुज़दार साहब उनकी डार्लिंग थे, कहाँ है आज उनकी वो डार्लिंग जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। तो अगर आप इस किस्म के फैसले करेंगे, इस किस्म की टीम बनाएंगे और बाद में आप एस्टैब्लिशमेंट को या मुस्लिम लीग नून को या अपने मुखालफों को इल्जामात देंगे, तो मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं है। अपने गलत फैसलों का, अपने गलत तर्ज सियासत की पीटीआई को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अच्छा एहसन साहब, अब एसआईएफसी के मामला में है ना, एक जो पॉलिसी बनाने का कहा जा रहा है इलेक्शन से कबल, आज ही की ये खबर है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी और जल्द इसको फॉर्मुलेट करना है। तो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट का इंतजार नहीं किया जा सकता? ये सारे मामला क्या टफ हैं इसलिए केयरटेकर सेटअप से करवाए जा रहे हैं? बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीजों पे फिर उन पे क्रिटिसिज्म भी होता है। जी अच्छी बात है, चूंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन जैसे हमने विजन 2025 बनाया था उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, लेकिन जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई तो उसने वो सारी जो मंसूबा था उसको तहस नहस कर दिया। तो अब अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि जो मुंतखब हुकूमत है शायद वो बेहतर पोजीशन में होगी क्योंकि 5 साल की उसके पास मुद्दत होगी। और दूसरे ये है कि जो मैंने आज पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा गया है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए। यकीनन इंडस्ट्रियलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा इंडस्ट्रियलिस्ट को कहेंगे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए तो वो आज के मौजूदा दौर की एक्सट्रैपोलेशन होगी। आने वाले वक्त में दुनिया बदल रही है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, हमारी आधी सनतें बेकार हो जाएंगी, आधी जॉब्स बेकार हो जाएंगी जो आज हैं, ये रिडेंडेंट हो जाएंगी। तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस की भी जरूरत है। इसीलिए हमने जो 5 E's फ्रेमवर्क बनाया था उसके तहत ये सारी चीजों का इहाता किया था। तो यकीनन पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। अगर ये SIFC काम कर रही है तो ये एक अच्छा होमवर्क होगा जो नई हुकूमत को मिलेगा और नई हुकूमत उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी पॉलिसी वज़ा करेगी। तो अगर SIFC कोई काम करना चाहती है तो उसमें कोई कबाहत नहीं मेरे नजदीक, लेकिन दैट विल बी जस्ट ए स्टार्टिंग वर्क जिसको होना चाहिए और जो भी नई हुकूमत आएगी वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकती है। थैंक यू सो मच एहसन इकबाल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे सरदार लतीफ खोसा, जिनसे बात होगी साइफर केस पर। वेलकम बैक। अब बात करते हैं साइफर केस के हवाले से, जहां चेयरमैन पीटीआई की जमानत के लिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जमानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ मुस्तरद की बल्कि जो फैसला लिखा है उसमें कई चीज़ें हैं। उसमें यह भी हिदायत दी गई है कि 4 हफ्तों में इस केस को मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब कुछ रिलीफ रवां हफ्ते हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई को मिला है और वो इस हवाले से कि जो ट्रायल जेल में हो रहा है उसे रोकने के हवाले से
20 नवंबर तक ये कहा गया है कि वो ना किया जाए। अब इस पर बात करते हैं। सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप क्योंकि इस वक्त रास्ते में हैं, वरना सरदार साहब अगर आप अपनी वीडियो भी दिखाते हमें तो बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन चलें आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अहम नुक्ता है। इसमें बार बार ये जिक्र हो रहा है इस साइफर केस के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, उसमें ये कहा गया कि जी जो दफात लगाई गई हैं इस केस के अंदर, जिसमें उम्र कैद की दफात हों या सजाए मौत की हों, उसमें अदालतें एहतियात बरतती हैं ज़मानत देने में। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस है और जो ज़मानत मुस्तरद की, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया उसमें कहा गया। तो एक तरफ ये आया है और दूसरी जानिब आप लोगों ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो क्या कानूनी तौर पर ऐसा ही होता है कि अगर दफात इस तरह की हों, सजाए मौत की और या फिर उम्र कैद की, तो अदालतें एहतियात करती हैं जमानतें देने में? नहीं, एहतियात तो नहीं एहतियात तो हर सूरत में करना चाहिए, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मगर ये केस इतना मज़ाका खेज है कि आपको हैरत होगी ये सुनकर कि जब ये मुमासलत है जो हेनरी किसिंगर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जो धमकी दी थी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजा बाजार रावलपिंडी में वो लहरा के साइफर दिखाया था और कौम को एतमाद में लिया था और कहा था कि ये देखो ये अमेरिका धमकी दे रहा है कि एटम बॉम्ब बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। तो कौम ने उनको इजाजत ही नहीं दी थी, बल्कि उनको एक किस्म का ऑल टाइम ग्रेट लीडर भी करार दिया जब उन्होंने एटम बॉम्ब बनाना तो बंद ना किया। फांसी चढ़ना, वो झूल जाना उस पर जो है तख्ता-ए-दार पर उन्होंने कबूल किया। तो ये बदकिस्मती है कि अब नहीं, आपने अभी कतई कलामी ममासलत आपने कहा, तो यहाँ पर कौन इबरत का निशान बनाना चाहता है चेयरमैन पीटीआई को? वही ताकतें। कमाल है, डोनाल्ड लू अब एक असिस्टेंट जो सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो धमकी दे रहा है असद मजीद एम्बेसडर पाकिस्तान को कि अगर तुमने जो है इमरान खान को वजारत उज़्मा से अदम एतमाद के जरिए चलता किया तो तुम्हें अमेरिका माफ कर देगा वरना तुम्हें फिर जो है इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये धमकी है, ये है साइफर, ये साइफर है। अब इस पर शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया है साइफर का, कि क्या इमरान खान ने कोई गलत काम किया कि उसने कौम को बताया कि ये जो है डोनाल्ड लू धमकी दे रहा है। और इस धमकी की तस्दीक चारों अस्करी क़यादत के सरबराहान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में न सिर्फ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में की, बल्कि बाद में जब इनको चलता किया डोनाल्ड लू के हुक्मनामे पर अमेरिका के, तो फिर न सिर्फ पाबंद सलासिल कर दिया बल्कि बंद कर दिया। और फिर जो है नए प्राइम मिनिस्टर आए शहबाज शरीफ, उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फिर से बुलाया सरबराहान को, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और DGISI, इन चारों को ये सरबराही में फिर दोबारा से उसको असद मजीद को बुलाया गया उस कैबिनेट की मीटिंग में, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और उसने तस्दीक की कि ये वाकई ही डोनाल्ड लू ने यही कहा था जो मैंने साइफर भेजा है। अच्छा, मुझे बताओ नादिया कि इसमें कौन सी पाकिस्तान की जो है सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है? ना लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई ना, वो साइफर जिस तरह से आया पब्लिक में लहराना, ये सारे मामला था। खैर मेरिट्स ऑफ द केस पे तो सरदार साहब आप आई एम श्योर कि आप अदालत में बिल्कुल लड़ लेंगे। हम जरा आते ताकि लोगों को पता चले अब क्या जिस तरह से 4 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ये केस मुकम्मल हो जाना चाहिए, हिदायत दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो 20 नवंबर तक जो रिलीफ दिया गया है यानी जेल ट्रायल का, तो अब ये कैसे मुमकिन होगा? 4 हफ्ते 20 नवंबर तक होगा नहीं ट्रायल? देखिए ये फिर एक मजाक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो उनका जो ऑर्डर है वो चैलेंज हुआ, इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भला वो चीफ जस्टिस हों लेकिन जो जुडिशियल फंक्शनिंग में वो बराबर होते हैं किसी और जज के। तो उनके 2 जजेस ने बैठकर उनके ऑर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है
इसको जो ट्रायल जेल ट्रायल को रोक दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो जज साहब अपॉइंट किए गए हैं वो भी एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किए हैं, कानूनन एग्जीक्यूटिव नहीं अपॉइंट कर सकती, इसलिए जज साहब की तैनाती ही इस केस के लिए वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो दोनों नुकात पर, एक तो ये है कि जेल का ट्रायल जो है कभी शफाफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना पब्लिक को रसाई होती है, ना मीडिया को रसाई होती है, ना वकला को रसाई होती है, सिवाय एक दो वकील जो जाएं। तो उस सूरत में न सिर्फ इंसाफ का कत्ल होता है, बल्कि वो वही काम होता है जो मोहतरम इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दिलावर ने जो है वो भी 3 साल उनको सजा दे दी थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाने वाले केस में जो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया था, जिसको भी मैंने सस्पेंड करवाया, क्योंकि तो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ वैसे भी पीटीआई के चेयरमैन ने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और वो बाकायदा बाज़ाब्ता उन्होंने नोटिस भी दिया है इस चीज का बार काउंसिल को, क्या ये बताइए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंसाफ इस तरह से मुमकिन हो पा सकता है। और ये अब इसका डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला करेंगे कि क्या जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए वो 4 हफ्ते वाली जो शर्त थी या हुक्म था, वो जायल हो चुका, वो जो है सुपरसीड हो चुका है, उस पर अमलदारी नहीं होगी। अच्छा, तो सरदार साहब ये तो बताइए कि कल उनकी बहनों का कहना था कि अमेरिका में वो केस करेंगे, क्या ये सच है? क्या अब अमेरिका में केस होने जा रहा है? नहीं, मेरे सामने ही वो मौजूद थी जब जेल में हमने ये कल अडियाला जेल में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 चौधरी बशीर साहब जो जज हैं उन्होंने वहाँ की थी समाअत। तो अगर बहनों का ये ख्याल है तो वो ले जाना चाहें तो ले जा सकती हैं कि अमेरिका का एक डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे का है, वो पाकिस्तान के हुकूमत को एम्बेसडर के जरिए कैसे ये हुक्मनामा जारी कर सकता है, वो अगर नॉलेज करना चाहती हैं तो जरूर करें। लेकिन मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि वो ऐसा फैसला हुआ है कि नहीं। बहने तो यकीनन उनको एंग्जाइटी होगी भाई के बारे में, लेकिन देखें दयार गैर में क्या करना, हमारा अपनी जब हुकूमत जो है वो माशाल्लाह गुलामी कर रही है, एक डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी की गुलामी कर रही है। और जैसे कि पहले हमने भुट्टो को वाले मसले में हमने हेनरी किसिंगर या अमेरिका का तो कुछ ना किया, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर भुट्टो को फांसी लगा दी और लहद में उतार दिया, जिसकी आज भी नालिश सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया गया कि वो जो है एक जुडिशियल मर्डर था और उसका जो है इंसाफ किया जाए। सरदार साहब, आखिर में आपसे अगर सियासत पे बात ना हो, क्योंकि आप जाहिर है एक पॉलिटिकल वर्कर भी रह चुके हैं, ये मुझे बताइए कि आप बड़ा नाला थे ना कि ये 16 माह की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को काबीना का मेंबर नहीं बनना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नून लीग पर शदीद तनकीद कर रही है। देखिए, हमने तो पहले दिन यही कहा था और मैं और एतजाज तो बड़े वोकल थे, न सिर्फ पार्टी के अंदर वोकल थे बल्कि पार्टी से बाहर भी। जब भी हमने ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप को नहीं डबोना चाहिए था, हमें तो एक खुली स्पेस मिल रही थी कि हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करते। जो 16-18 महीने में जो आवाम पर सुनामी गिराई गई है, महंगाई की एक सारा बदअमनी और बदनज़मी का जो पाकिस्तान को आईने सरजमीन बेआईन बना दिया गया है, उसका खमियाजा सारा हम क्यों भुगते हैं उसका, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अब जो है उन्होंने लंदन प्लान के मुताबिक अब उनको जो है एक सजा याफ्ता मुजरिम जिनके वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत निकले हुए थे, उनको एम्बेसडर रुखसत देता है और यहाँ रेड कार्पेट उन्हें मिलता है और 34 मरतबा वजीर आजम का इंदिया और अज़्म होता है। और लेकिन सरदार साहब, आप तो खुद कहते हैं कि पनामा जैसे केस नहीं होने चाहिए थे, वो गलत हुआ, कामे पे नहीं निकालना चाहिए था। तो हाउ कम यू आर फॉरगेटिंग कि नवाज शरीफ ने भी ये सब भुगता है, अटक जेल में ट्रायल भी भुगता है। आपको किसने कहा है? जो पनामा लीग के जो इंकशाफात थे, चूंकि मैं खुद हेड था, सरबराह था और मैं सेक्रेटरी जनरल था पीपल्स पार्टी का, और मेरी सरबराही में मेरे साथ जो है ये एतजाज आसम थे, फारूक नाइक थे और रजा जमानी थे और मेरे साथ जो है नैयर बुखारी थे। हमने तो खुद उसका बहुत ज्यादा
बतौर अमीक उसका गौर करने के बाद हमने किया था इनके खिलाफ, नवाज लीग के खिलाफ जो है हमने एक पूरा चार्जशीट फ्रेम करके इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया नहीं, था। दैट्स फाइन। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज ऑन रिकॉर्ड आप मेरी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अकामे पे जिस तरह से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था वो गलत था। वो मैंने ये कहा था कि उस बेसिस पे, बुनियाद पर, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि उनके खिलाफ केसेस नाजायज थे। ये जो 6 ऑफशोर कंपनीज बनी थी जिनके जरिए शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके मनी जो है वो काजी फैमिलीज के अकाउंट्स में भेजे थे, पार्कलैंड व्यू बनाया था, ये उदैबिया पेपर मिल बनाई थी। इसका जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट था, इसहाक डार का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसमें तो धरती माँ को लूटने की इंतहा कर दी थी शरीफ फैमिली ने। तो ये मैंने कभी नहीं था कहा। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो उम्र भर के लिए उन्हें सियासत से नाअहल किया था वो मैंने ये जरूर कहा था कि एक अकामे की बुनियाद पर और उस बेसिस बुनियाद पर कि ये जो है अपना बेटे की एक फर्म जिसके वो डायरेक्टर सैलरी ना लेने पे, हाँ, तनख्वाह ना लेने पे पादाश में, वो मैंने यकीनन कहा था, अभी मैं कहता हूँ। लेकिन उनको सजा हो चुकी 10 साल और 10 साल के लिए वो नायब अदालत से नाअहल हो चुके, फिर 7 साल और सजा हुई दूसरे केस में। ये 100% फुल प्रूफ केसेस हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें सजा हुई है। इसलिए ये कभी मैंने नहीं कहा कि उनकी करप्शन की दास्तानें जो है वो भी जायल हो सकती हैं या वो बेगुनाह है। थैंक यू सो मच सरदार लतीफ खोसा फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो खतीजा शाह साहिबा जिनके ऊपर जितने केसेस थे बताया जाता है जमानत तो मिल गई, लेकिन अब जो है उनको नुक्से अमन में वापस नजरबंद किया गया है 30 दिन के लिए। इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। 9 मई में जिन खवातीन पर इल्ज़ामात हैं और जो जेल में अब तक हैं और उनके हवाले से कई बार हम देखते हैं कि ज़मानतें भी होती हैं, लेकिन वो फिर किसी और केस में गिरफ्तार हो जाया करती थी। इसी तरह खतीजा शाह साहिबा बताया गया कि जो आखिरी केस था उसमें भी उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया नुक्से अमन में। यानी ये वो है MPO जिसे 3 MPO जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था। हमने देखा 9 मई के बाद कई लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल किया गया। जिस हवाले से बात करते हैं खतीजा शाह साहिबा के जो हैं समीर खोसा साहब, वो हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समीर, क्या तमाम तर 9 मई के केस के जो इल्ज़ामात थे इन ऑल द केसेस उनको जमानत मिल चुकी है अदालतों से? बात असल में ये है कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि उनको तमाम केसेस के अंदर जमानत मिल चुकी हुई है, लेकिन हम ये पहले भी कह सकते थे क्योंकि पहले बताया गया कि उनके खिलाफ सिर्फ 2 केसेस हैं और उनकी 2 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हो गई थी और उस वक्त यही था, तब भी ये सोचा गया कि अब सिर्फ तमाम केसेस में जमानत हो गई। तो ये दरअसल दूसरी दफा है। उस वाक़े के बाद उनके ऊपर 2 मजीद मुकदमे डाले गए, उन 2 मुकदमों के अंदर भी अब जमानत हो गई हुई है। सो दरअसल दूसरी बार तमाम केसेस में जमानत हो चुकी है। ओके, यानी टोटल 4, पहली बार 2 थे और उसके बाद फिर 2 और हुए। लेकिन फिर ये 3 MPO कहाँ से आ गया? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? क्योंकि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले तो आप बताइए इसके हवाले से कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने शायद इसको चैलेंज भी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। जी, 3 MPO की जो बुनियाद है वो उसका पस मंजर आपको पहले समझना जरूरी है। उसका पस मंजर ये है कि जो पहले 2 केसेस उनके खिलाफ थे, उस वक्त हमने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि हमें ये बताया गया है कि हमारे खिलाफ सिर्फ 2 केसेस हैं, तो अगर इनके खिलाफ कोई और केस है तो वो हमें डिस्क्लोज कर दिया जाए, हमारी राइट टू अ फेयर ट्रायल। तो वो उसका हमें डिस्क्लोजर दे दिया जाए, अदालत को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि जो भी हमारी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं हम उसके हवाले से कर सकें। उस वक्त पंजाब पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर बाकायदा कोर्ट के अंदर उन्हें स्टेटमेंट तहरीरी तौर पे दी कि इनके खिलाफ सिर्फ 2 मुकदमे दर्ज हैं और 2 मुकदमों के अलावा कोई और मुकदमा दर्ज नहीं। फिर उस स्टेटमेंट के बावजूद उसके 1 हफ्ते बाद जिस दिन ही उनकी दोनों मुकदमों में बेल हुई लाहौर हाई कोर्ट से, उस दिन उनके ऊपर तीसरा मुकदमा डाला गया। जब तीसरा मुकदमा डाला गया
तो हमने हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि जी ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि इन्होंने अदालत से एक गलत बयानी की और जिस बुनियाद के ऊपर तीसरा मुकदमा डाला गया है वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है और एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया गया है। उसके ऊपर अदालत ने नोटिस किया हुआ है पंजाब पुलिस को और बाकायदा पुलिस के अफसरान को पहले उन्होंने कहा कि आप ज़बानी अपनी एक्सप्लेनेशन दें, जो कि उनको मुतमईन नहीं की कर सकी, और उसके बाद कहा गया कि तहरीरी जवाब दें। ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर जब ये 2 और मुकदमे डाले गए तो अब जब चारों मुकदमों में जमानत हो गई हुई है तो वो पुलिस शायद इस वजह से कुछ पाबंद हैं कि हाई कोर्ट के अंदर वो ये स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि सिर्फ 2 मुकदमे थे और मजीद मुकदमे ऐड करने के ऊपर उनके खिलाफ जरा नोटिस है, कानून या अदालत जो है वो जरा देख रही है इस मामले को, तो इसलिए वो अब लाकानूनी तौर पे मुकदमे के ऊपर मुकदमा नहीं डाल सकते। तो शायद इस वजह से अब उन्होंने उन्हीं मुकदमों की बुनियाद पे, कोई और ठोस सबूत नहीं आया, कोई नए शवाहिद सामने नहीं आए, जिन मुकदमों में अंदर उनको बेल मंजूर हो चुकी हुई है, जो अदालत अपने शवाहिद देख के, सबूत देख के, प्रोसिक्यूशन का केस देख के इस फैसले पे पहुंच चुकी है कि इनको पाबंदे सलासल रखने की जरूरत नहीं है और उनको जमानत मिल सकती है। तो डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने अपनी ही जजमेंट, अदालत की जजमेंट की जगह सब्स्टिट्यूट करके कहा है कि जी ये अमन व अमान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इनको पाबंद सलासल रखना चाहिए, इनको नजरबंद करना चाहिए। ओके, तो अब ये मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि इसका बड़ा इसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है 3MP और कई बार हुआ है मुख्तलिफ केसेस में। कानूनी तौर पर समीर, इसको कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है? देखिए, 3MPO एक 1960 में अयूब खान के दौर के अंदर एक लाया हुआ कानून है। वो किसी जमहूरी हुकूमत नहीं लेकर आई थी और वो एक ऐसा कानून है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़ुमरे में आता है कि किसी इंसान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, एक इंसान का आईनी हक है कि उनकी लिबर्टी या उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रिस्ट्रिक्ट आप कर सकते, लेकिन उसके खिलाफ वर्जी के अंदर एक ये कानून है। तो एक ये बहुत लिमिटेड और बहुत ठोस सबूत की बुनियाद के ऊपर अगर कोई आपके लगे कि जी इमिनेंट कोई बिल्कुल दंगा फसाद होने लगा है, उसको रोकने के लिए कानून इस्तेमाल होता है। ये इसलिए नहीं है कि आपको जो इंसान पसंद नहीं है या जिसकी राय पसंद नहीं है, जिसकी सियासत पसंद नहीं है या जिसके व्यूज पसंद नहीं है, आप उनको बंद कर लें अपनी मर्जी से। तो उसका जो कानूनी तकाजा है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उनको पहले कानूनी तकाजा जो पूरा करना है वो ये है कि क्या इस कानून को लागू करने की, इस किस्म का ऑर्डर देने की बुनियाद और सबूत और बुनियाद मौजूद है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच समीर खोसा साहब फॉर बीइंग विद इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।